हमारा था जो हमारा टॉपिक था कल वाला, उसमें क्या पढ़े थे कि आपका जो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दो तरह के फोर्स के थ्रू वर्क हमने पढ़ा था। जब फोर्स आपका वेरिएबल हो जाएगा तब, और जब फोर्स आपका कांस्टेंट रहेगा तब। दो तरह के वर्क के बारे में हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कशन किया था। और वेरिएबल फोर्स का एग्जांपल लिया था कि एक स्प्रिंग था हमारे पास वेरिएबल फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स में, और उसमें वर्क डन जो निकाला गया था वो हमारा ये स्प्रिंग अगर ऐसे था x1 लेंथ से, इसको अभी x इक्वल टू x1 लेंथ है, यानी नेचुरल लेंथ नहीं है, ये एलोंगेटेड लेंथ है। फिर इसको और खींचा जाता है, तो और जब खींचा जाता है तो ये क्या हो जाता है, स्प्रिंग जो है x इक्वल टू x2 पे ये स्प्रिंग का एलोंगेशन हो जाता है। ये दो कंडीशन हमने देखे थे कि x से x1, इनिशियल x1 पे था, x2 पे गया था, तो वर्क डन का इसमें जो हमारा फॉर्मूला आया था, अगर वो याद हो तो वो क्या आया था, कल हमने क्या बताया था, बताइए। कल जो हम लोग निकाले थे, जब स्प्रिंग को x1 से x2 तक ले गए थे, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क का इक्वेशन आया था। और वो इक्वेशन क्या था, जरा बोलिए। के स्प्रिंग टर्म के K is equal minus kx माइनस के एक्स स्क्वायर था। और जब x1 से x2 में जब ले गए थे, तो उस कंडीशन में आपका आता था कि x1 से x2 ले जाने में हमारा जो वर्क डन आता था, दैट वाज इक्वल टू हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर। ये इतना जो है वर्क डन हमारा इस केस में आया था, जब स्प्रिंग को हम x1 से x2 तक एलोंगेट किए थे, तो इस समय हमारा जो है वर्क डन का एक्सप्रेशन ये आया था। इसी में हम जनरलाइज एक बात, ये जनरलाइज इक्वेशन है। अगर मान लिया जाए कि हमारा x1 जो है स्प्रिंग का, ये मान लिया जीरो हो जाए, जीरो का मतलब क्या है कि ये कोई एलोंगेशन नहीं है, ना कंप्रेशन है, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। इसी को उसको नेचुरल लेंथ कहते हैं, दिस इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। और x2 को मान लिया गया था कि x2 मान लिया कि x लेंथ तक ले गए, यानी कि इनिशियली इस स्प्रिंग में ये बात ऐसी थी कि कोई एलोंगेशन नहीं था, ये नेचुरल लेंथ में है। बाद में मैंने क्या किया, इसको थोड़ा एलोंगेट कर दिया, x2 इक्वल टू x तक ले गए, फैला दिया इसको खींच के, फोर्स लगा के इधर। तो इस वैल्यू को, x1 को अगर यहां हम जीरो पुट कर दें, तो दिस वैल्यू बिकम्स जीरो, और x2 के जगह पर x पुट कर दें, तो वर्क डन यूजिंग दिस बाउंड्री कंडीशन, दिस इज कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग दिस कंडीशन वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, ये वर्क डन हो जाएगा। लेकिन ये एक जनरलाइज इक्वेशन मैंने आपको बताया है कि ये हर जगह यूज होगा, x1 से x2 तक जाएगा, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, ये ध्यान रखिएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग ने कितना वर्क किया, दैट एक्सप्रेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको माइंड में, मैंने कल भी बोला था कि ये थोड़ा रखना है, ये वर्क डन जो है, ये वाला आपका इक्वेशन जो आया, दिस इक्वेशन शुड बी केप्ट इन माइंड। इसको हम बहुत तरह से यूज करेंगे। अब इसी को यूज करके देखो, ये बहुत सारे कंडीशन दिया हुआ है, स्प्रिंग के पास कौन कौन से कंडीशंस हो सकते हैं, ये ऑल कंडीशंस आर गिवन इन दिस डायग्राम। क्या इसमें गिवन है, देखिए। ये इसी इक्वेशन से फिर आपको लिख के देखना पड़ेगा। देखिए ये क्या है, इनिशियल स्टेट ऑफ द स्प्रिंग। इनिशियल स्टेट आपका स्प्रिंग का कैसा है, नेचुरल है। नेचुरल होने का मतलब है इसमें कोई कंप्रेशन, कोई जो है कंप्रेशन नहीं है, किसी तरीके का कोई इसमें एलोंगेशन नहीं है। तो इस कंडीशन में, और फाइनल स्टेज ऑफ द स्प्रिंग, इनिशियल स्टेज ये है और फाइनल स्टेज ऑफ द स्प्रिंग, ये दो कॉलम दिया हुआ है, ये है ऐसे,
ये है ऐसे, ये तीसरा कॉलम ऐसे हो गया, चौथा ऐसे हो गया, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। देखिए अब आप अपने से सब इस सारे ये जितना लिखा हुआ है खुद भी ला सकते हैं। एक हम बताते हैं, देखिए इनिशियल स्टेज क्या है, नेचुरल। यहां x1 क्या है, हियर x1 इज इनिशियल, इनिशियल TIAL, इनिशियल स्टेज है। x1 है इनिशियल स्टेज, और x2 क्या है आपका, फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज है। फाइनल स्टेज का मतलब है कि ये स्प्रिंग यहां देखो, ये वाला जो पोजीशन है, ये पोजीशन है, एक स्प्रिंग का पोजीशन ये है, और एक पोजीशन ये है स्प्रिंग का, और एक पोजीशन ये है। तो इसमें क्या है कि इनिशियल स्टेज में क्या है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है, यानी कोई इसमें एलोंगेशन नहीं है। जैसे स्प्रिंग ऐसे जितना लेंथ है इतना है, ये कोई एलोंगेशन इसमें नहीं है। और फाइनल स्टेज क्या है इसका, पहला वाला कंडीशन क्या लिखा हुआ है, ये देखो, इसको खाली ध्यान देना है, नीचे वाले को नहीं देखना है, ये वाला देना है ध्यान बस। इनिशियल स्टेज क्या है, नेचुरल है। नेचुरल का मतलब x1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपके पास x1 कुछ भी नहीं है, x1 का वैल्यू 0 हो गया। फाइनल स्टेज कहां ले गए, x2 है ये फाइनल स्टेज। x2 क्या कर दिए, कंप्रेस्ड कर दिए, यानी स्प्रिंग को क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। अगर ये मान लो नेचुरल लेंथ है, यहाँ पे ये वाला नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरली स्प्रिंग ऐसे है, इसको फोर्स लगाया गया ऐसे, और तो स्प्रिंग दब के ऐसे आ गई। एक्स डिस्प्लेसमेंट ये वाला हमारा क्या है, ओरिजिन है यहाँ, इससे एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर दबाया गया स्प्रिंग को, इस साइड में एक्स डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग को इस साइड में दबा दिए। तो दबाने से क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में गया है, इसीलिए फाइनल स्टेज आपका -x हो जाएगा। कहां गया है ये, इस डायरेक्शन से इधर गया है, देन x2 विल बी -x। अब ये दोनों वैल्यू x1 का और x2 का इस इक्वेशन में डाल देना है इसके लिए। तो देखो वर्क वाला ये आ जाएगा कि नहीं, x1 क्या है, 0 है, तो 0 डाल दो। ये जैसे ही x1 0 डालेंगे तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा पूरा, और x2 के जगह पर -x डालोगे, और -x का स्क्वायर करेंगे तो वो भी तो प्लस ही हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, पहला कंडीशन के लिए यही वाला मिल जाएगा, ये पोजीशन जो देख रहे हैं, -12 kx² आ जाएगा। क्योंकि x2 के जगह पे कितना डाल रहे हैं आप, x2 के जगह पे आप डाल रहे हैं -x, और -x का स्क्वायर करेंगे तो वो +x हो जाता है। ये वाला जो माइनस है उसके वजह से यहां वाला ये माइनस है, ये वाला, समझे। अब आ जाते हैं दूसरे कंडीशन पे, दूसरा ये वाला कंडीशन आते हैं, इसमें सारे कंडीशन यहां। सेकेंड कंडीशन इज, इनिशियल स्टेज क्या है इसका, नेचुरल है। नेचुरल होने का मतलब क्या है, x1 0 है, देखो यहीं से समझेंगे, x1 क्या है, 0 है, नेचुरल इनिशियल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या कर दिया गया, इसको फैला दिया गया है, एलोंगेट किया गया है। अब यहां से x डिस्टेंस इसको यहां ले जाया गया है, उसे पूछ लेना बेटा। ये है फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेज क्या किया गया, इससे इसको इधर खींचा गया है स्प्रिंग को, यानी x2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x हो जाएगा, यानी यहां से x अब इस डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस डायरेक्शन में ले गए थे पहले तो निगेटिव हो गया था। तो अब इसमें जब डालोगे x1 क्या है, x1 क्या है, 0 है, देखो इनिशियल नेचुरल लेंथ है, और x2 क्या है, +x है, तो पॉजिटिव x का भी स्क्वायर करेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी इस केस में भी एनर्जी का, वर्क डन का जो फॉर्मूला है पहले वाला और यहाँ वाला दोनों सेम रहेगा, -12 kx² रहेगा। ध्यान से समझना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरे कंडीशन में आइए, कंडीशन नंबर 3। इनिशियल स्टेज क्या है, एलोंगेटेड है, यानी x1 एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब इधर ले जाया गया, फैलाया गया है स्प्रिंग को, तो x1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x हो जाएगा। और x2 को क्या कर दिया गया है, फाइनल स्टेज, यानी कि स्प्रिंग फैला हुआ है, इसको छोड़ दिया गया है, ये मीनिंग होता है, स्प्रिंग को फैला दिया और फिर छोड़ दिया, तो फिर ये अपने नेचुरल लेंथ पे आ गया, यानी x2 क्या हो गया, नेचुरल लेंथ हो गया। नेचुरल लेंथ होने का मतलब क्या है, 0 है ये। अब इसी दोनों वैल्यू को x1 का जगह पे क्या डालेंगे, x, और x2 के जगह पे क्या डाल देंगे, 0।
x2 के जगह पे यहाँ 0 डाल देंगे, ये 0 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x1 के जगह पे x डाल देंगे तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। ये डिफरेंट कंडीशन है। अब इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट इज, देखो खुद ये अब समझ में आ जाना चाहिए, ये वही स्टेज चल रहा है, कॉम्प्रेस्ड है, पहले ही से स्प्रिंग को दबा दिया, स्प्रिंग यहाँ थी, इसको दबा दिया, तो दबाने का मतलब है एक्स का वैल्यू x1 इनिशियल हो जाएगा निगेटिव, ये हो गया निगेटिव, अब दबा के इसको छोड़ दिया, x2 क्या है, नेचुरल लेंथ पे आ गया, नेचुरल लेंथ पे जैसे ही आएगा तो 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। अब x1 का वैल्यू -x, x2 का वैल्यू 0 डालो, फिर इतना ही आ जाएगा इस इक्वेशन में डालने पर। अब उसके बाद आओ, ये वाला देखो, ये एलोंगेटेड, देखो ये वाला एलोंगेटेड, यानी एलोंगेटेड में x का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, एलोंगेटेड में x पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव हो जाएगा, और कंप्रेस्ड में निगेटिव, तो x1 देखो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया गया और x2 जो है निगेटिव लिख दिया गया, इसी दोनों वैल्यू को यहाँ डाल देना है, इसमें डाल दो, तो यहाँ पे क्या है x1 स्क्वायर और यहाँ पे x2 स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होके 0 हो जाएगा, ये निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, ध्यान रखो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर 0, तो इस समय इसका स्प्रिंग का क्या होगी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका अपोजिट केस में भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। तो क्या पता चला, इसमें हमने स्प्रिंग के, नेचुरल लेंथ के और बहुत सारे कंडीशंस को हमने इसमें डिस्कशन किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको पहला वाला जो फॉर्मूला है ये आपके माइंड में, आपको स्प्रिंग वाले केस में देखिए कि हमने लिखा कि जो भी आपका जो वर्क डन हुआ, ये सरफेस क्या था, फ्रिक्शनलेस था, ये सरफेस क्या था, फ्रिक्शनलेस था। अब इसमें देखिए, ये वाला में देखिए, ये x1 पे था, फिर ये कहाँ हुआ, -x पे हो गया, ये -x पे था, ये +x पे हो गया, देन वर्क डन क्या होता है, 0 हो गया, यानी कि इसका मतलब हुआ इस दोनों को अगर हम ऐड कर दें x1 और -x को, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट देखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये इस दोनों को भी अगर ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जहां से चला था, जितना डिस्प्लेसमेंट लिया इसने इनिशियल से यहाँ पे गया अगर पॉजिटिव x, तो फिर ये इतना ही x यहाँ आ भी गया, ये तो -x हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होने का मतलब ये हुआ कि राउंड ट्रिप में जो वर्क डन है, इसको राउंड ट्रिप कहते हैं, नहीं जहां से शुरू किया फिर वहीं आ गया, तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, इन राउंड ट्रिप, इन राउंड ट्रिप वर्क डन is 0, hence the force acting is called conservative force, कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह के फोर्स को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, यानी कि स्प्रिंग का जो फोर्स हुआ वो क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और ग्रेविटी का भी फोर्स है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था, ग्रेविटी का फोर्स भी क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि उसमें भी राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 होता है। आगे हम देखेंगे फ्रिक्शन का फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता है, क्योंकि उसके थ्रू वर्क डन 0 नहीं होता है। ओके, अब एक दो स्टेटमेंट और आपको बताते हैं। अगर आप ऐसा मान लीजिए कि आपके पास ऐसा हो जाए, सपोज कि ये कंडीशन हो जाए कि फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ये परपेंडिकुलर का ये है,
फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी हो जाए, फॉर ऑल द टाइम, मान लिया हमेशा के लिए हो जाए, फॉर ऑल द टाइम। अगर फोर्स आपका परपेंडिकुलर हो जाए वेलोसिटी का फॉर ऑल द टाइम, देन एफ डॉट डी आर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एफ डॉट वी डी टी। ये क्या होगा, इज जीरो इन any a small interval, in any a small interval, in any a small interval, in any a small interval, and work done by this force, and work done by this force is जीरो। देखिए इसका बड़ी इंपॉर्टेंट मीनिंग है। अगर कहीं ऐसा हो गया कि ये फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर है, यानी वेलोसिटी इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे लग रहा है फोर्स, तो क्या होगा इसमें कि ये दोनों आपके एक दूसरे का क्या है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एफ डॉट डी आर, यही तो वर्क होता है, डब्ल्यू इज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब इस डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज डी आर बाई डी टी, यही है ना। तो डी आर इधर जाकर डी टी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी से, तो इसके जगह पे ये वाला लिख दिया गया, डी आर के जगह पे v डॉट डी टी इज जीरो इन एनी स्मॉल, ये टाइम इंटरवल छोटा है बट उसमें भी क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स इज जीरो, और इसके थ्रू जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जैसे ही ये डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे ना तो कॉस 90 हो जाएगा ना, एफ इंटू वी डी टी रहने दो, और कॉस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो इसीलिए इसमें वर्क डन आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लीजिए कि आपने क्या किया कि सपोज करिए कि आप जो है कि एक रस्सी लेते हैं और रस्सी के एक एंड पे एक कोई पत्थर बांध दो मान लो, और उसको सर्कुलर पाथ में घुमाओ। जैसे इस तरह का एग्जाम्पल है, मान लिया जाए ये सर्किल है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये मान लिया हमने एक सर्किल ले लिया और इसको क्या किया, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है कि एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग से यहाँ पे एक क्या किया, छोटा सा मास बांध दिया इससे, और इसको खूब घुमा रहे हैं, ऐसे 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 घुमा रहे हैं, इसके राउंड मार रहे हैं आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये राउंड लगाएगा, ये स्ट्रिंग आप देखेंगे स्ट्रिंग टाइट रहेगा, तो स्ट्रिंग में एक टेंशन का फोर्स लगेगा, वो फोर्स किधर होगा, टुवर्ड द सेंटर होगा, ये जो हमने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया था। वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में वर्क डन बाई टेंशन, ये टेंशन है, फोर्स है, ये टेंशन है, टेंशन विल बी जीरो, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन विल बी जीरो, वर्क डन बाई टेंशन इज जीरो। ये ध्यान रखिए, क्यों जीरो है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है, इसलिए ये वर्क डन जीरो। वर्क डन बाय विच फोर्स, टेंशन का फोर्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाएगा किस फोर्स के थ्रू। ऐसा नहीं है कि 90 डिग्री किसी के साथ रहेगा तो नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, हर केस में नहीं होगा। ये फोर्स और वेलोसिटी के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है, देन वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी जीरो, ये ध्यान देने वाली बात है। अब इसको कंसेप्ट को माइंड में रख करके एक हम बहुत ही सिंपल सा आपसे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आप लोग बना देंगे। ओके, तो देखिए अभी पूछते हैं।
वही देखते हैं आपको। देखो पहले वाले में कह रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट है 50 न्यूटन पर मीटर है, के का वैल्यू दे रखा है, और कंप्रेस्ड इट्स नेचुरल पोजीशन 1 सेंटीमीटर, इसको कंप्रेस किया गया है। फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स ऑन द एजेंसी कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। तो सिंपली इसका हम लोग जो इक्वेशन जानते हैं कि इसके थ्रू जो वर्क डन होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूछ रहा है फाइंड द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द एजेंसी कंप्रेसिंग द स्प्रिंग। स्प्रिंग के थ्रू कितना वर्क डन होगा, तो ये हमारा फॉर्मूला यही क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। अभी निकालें वर्क डन, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है ये यही होगा 1/2, के का वैल्यू डाल देना है 50, और इसको 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, तो 1 × 10⁻² हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देना है ये, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा माइनस, ये काटोगे तो -2 रह जाएगा, इतना जूल हो जाएगा, 0.025 हो जाएगा। ये दूसरा वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इससे एक कंक्लूजन भी हमको निकल के आएगा कि क्या कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यहां से 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जो है ये फेंका जा रहा है, यू जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, ये ऊपर फेंका जा रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम द पार्टिकल गोज अप। जब ये गोज अप जाएगा यानी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तब वर्क डन निकालना है। तो देखो यहां से जब फेंकेंगे ऐसे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, अब फोर्स किधर लग रहा है ग्रेविटी का, नीचे की तरफ mg, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो वर्क डन जो हो जाएगा, अगर मान लो h हाइट ये गया है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू -mgh हो जाएगा, mg नीचे और h ऊपर। अब h का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसमें, तो h कैसे निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a होता है, तो यहाँ h डाल दो यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। अब इसमें फाइनल वेलोसिटीज की क्या होगी, 0, इनिशियल किस वेलोसिटी से फेंका गया है, यू स्क्वायर से, और प्लस हो गया 2, एक्सेलरेशन किधर एक्ट कर रहा है, नीचे, -g इनटू हाइट जो है h है वो हमें पता नहीं है, तो इससे h का वैल्यू हमको निकल जाएगा, यहां से निकाल लो, u²/2g हो जाएगा। अब u दे रखा है, g दे रखा है, इसमें हम पुट कर देंगे h का वैल्यू, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -m × g × h इज u²/2g हो गया, g से g कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे -12m u² भी हो गया। इससे एक कंडीशन और निकलेगा, इस डेरिवेशन को हम आगे भी देखेंगे। देखो अब u दे रखा है, m दे रखा है, सब दे रखा है, तो वर्क डन निकल जाएगा कि नहीं। तो इससे हमारा इसका वैल्यू डाल के देखो, और ये जो है आपका आ जाएगा -1 जूल आएगा इसका आंसर। m का वैल्यू एंड u का वैल्यू पुट कर दो, m का वैल्यू kg में कन्वर्ट कर देना, और वेलोसिटी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो ये -1 जूल आ जाएगा। इससे एक कंक्लूजन ये भी निकला कि वर्क